नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे प्रतिवाद। ये मेरा अलग से शुरू किया हुआ प्रतिवाद हिंदी यूट्यूब चैनल है। जो मेरे हिंदी में वीडियो सुनना चाहते हैं, इनके लिए मैंने ये अलग चैनल बनाया है। तो जिनको सिर्फ भाऊ तोरसेकर का हिंदी सुनना है, उनके लिए रिक्वेस्ट है कि आप प्रतिवाद को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, फिर से महाराष्ट्र पर आऊंगा, क्योंकि महाराष्ट्र में जो चुनाव के नतीजे आए हैं, वो बहुत सारे लोग गड़बड़ा गए। किसको ईवीएम में गड़बड़ दिखाई दे रही है, किसको फ्रॉड दिखाई दे रहा है, किसको लाडली बहन दिखाई दे रही है। जो जो कुछ है, अपनी अपनी तरीके से ये लोग जो घटना हुई या जो नतीजे आए, उसका अर्थ निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बात होती है, जो कुछ है वो खुली आंख से देखो, खुले दिल से समझने की कोशिश करो, तो आपको पता चलेगा कि हो क्या रहा है। अगर आप अपने ख्यालों में सामने वाली घटनाओं की कल्पना करेंगे और उसका निचोड़ निकालने की कोशिश करेंगे, उसका अर्थ लगाने की कोशिश करेंगे, तो आप सही जगह नहीं पहुंचेंगे। ना तो अर्थ समझ पाएंगे, ना समझा पाएंगे। एक बात होती है, अगर आपको दूसरे किसी को कुछ समझाना है, तो उससे पहले आपको वो बात समझनी पड़ती है। अगर आप ही समझ नहीं पाए, तो आप दूसरों को संभ्रमित कर सकते हो, लेकिन समझा नहीं सकते। और ये बात मैं आज इसलिए बोल रहा हूं कि जब से, यानी मैं बोल रहा हूं तो 29 तारीख है, 6 दिन हो गए। 23 तारीख को महाराष्ट्र और झारखंड की जो वोटिंग हुई थी, उसकी मतगणना हो गई। चुनाव के नतीजे परिणाम सामने आ गए। और उसके बाद हर कोई ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि लोकसभा में ये हुआ था, तो विधानसभा में ऐसा क्यों हो गया। अब एक बात है, मैं जो कह रहा हूं कि समझाने की कोशिश मैं जरूर करूंगा। बहुत सारे लोग दूसरे को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन समझाना और समझना, इसमें एक फर्क होता है। अगर कोई समझाने की कोशिश कर रहा है, तो समझाना ये उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन समझना ये दूसरे की जिम्मेदारी होती है, जिसको समझ लेना है। अगर वो समझने की कोशिश ही नहीं करेगा, अपने दिमाग में, अपने ख्यालों में जो बातें चल रही है, उसी ढंग से ही अगर सामने वाले के शब्द वो सुनना पसंद करेगा, तो वो समझ नहीं पाएगा। और यही बात यहां भी हो रही है। आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में महायुति की बुरी हालत हो गई, और बुरी हालत हो गई। लेकिन उसके बाद जो कुछ हमारे होने वाले अभी जो चीफ मिनिस्टर है और महाराष्ट्र के बीजेपी के बड़े नेता है देवेंद्र फडणवीस, वो लगातार एक बात बोल रहे थे जो मुझे पसंद नहीं आई। वो बोल रहे थे कि झूठे या फेक नैरेटिव ने बीजेपी को हराया है। ये मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं था, और इसलिए मैंने इस वीडियो में प्रतिवाद हो या और जहां जहां बात की है, वहां वहां मैंने एक बात साफ की कि फेक नैरेटिव से बीजेपी हारी नहीं है, बल्कि बीजेपी हारी यही तो फेक नैरेटिव है। और ये अलग अलग तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। दूसरी बात, देवेंद्र फडणवीस जब फेक नैरेटिव से बीजेपी हारी बोलते थे, उस वक्त एक और बात उन्होंने लगातार कही है। और एक तरीके से मानो अपने कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता, महायुति के कार्यकर्ता, उनके लिए ही नहीं, बल्कि जो कोई उनके विरोधक है, विरोधी दल है, उनको भी देवेंद्र फडणवीस समझा रहे थे, यारो हम हारे नहीं हैं। और वो आंकड़ों के आधार पर बोल रहे थे। महायुति और महाविकास आघाड़ी, इन दोनों गुटों में जो वोट का बंटवारा हुआ था, वो लगभग एक जैसा था। 1% का भी दोनों में फर्क नहीं था, आधे परसेंट का भी फर्क नहीं था। अगर फर्क था तो आधे से भी कम, यानी 0.3% का फर्क था।
अगर ये कह के अपने कार्यकर्ताओं को हिम्मत देने के लिए देवेंद्र फडणवीस बार बार बोलते थे सिर्फ 1-2% वोटिंग बढ़ा कर लेते हम, तो ये रिजल्ट है, ये उल्टे हो जाते। उनका कहने का मतलब साफ था कि आने वाली विधानसभा में अगर 2-3% वोटिंग अगर बीजेपी के कार्यकर्ता, महायुति के कार्यकर्ता बढ़ा लेते, तो लोकसभा का जो नतीजा है वो उसमें उलटफेर हो जाएगा। और ये बात बिल्कुल समझना जरूरी है, चमत्कार नहीं होते। अगर हम समझ नहीं पाते तो हम उसको चमत्कार बोल देते, लेकिन जब कोई समझाने की कोशिश कर रहा है तो वो समझना जरूरी है। और जिसको समझना है वो बिल्कुल समझ लेता है। बहुत सारे लोग हमारे देश में हैं जो खुद को पॉलिटिकल पंडित, एनालिस्ट, विश्लेषण करता मानते हैं, लेकिन वो खुद कितना समझते ये आज मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आपको दिखाना चाहता हूं कि जो हमें समझाने की कोशिश कर रहे वो खुद कुछ भी समझ नहीं पाए। एक उदाहरण देता हूं। जब मराठी भाषा को लोकसभा चुनाव के बाद जो कुछ महायुति की सरकार ने, एकनाथ शिंदे की सरकार ने योजना बनाई, उसमें एक योजना थी लाडली बहन योजना। यानी जो कुछ 2 करोड़ महिलाएं हैं महाराष्ट्र में जो पढ़ी लिखी हो या गृहिणी हो, उनको हर महीने 1500 रुपए दिए जाएंगे। तो उसकी मजाक उड़ाई गई, 1500 रुपए से क्या होता है, महंगाई इतनी बढ़ी है, ये वो सब बातें की गई। और पॉलिटिकल पंडित भी इसका खर्चा कौन उठाएगा वगैरह वगैरह बोल रहे थे। और दूसरी जगह विरोधी दल वाले थे, वो बोल रहे थे कि 1500 रुपए से क्या होगा, महंगाई बहुत बड़ी है। लेकिन जिसको समझना है वो बिल्कुल समझ लेता है। 1500 रुपए की कीमत ये बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिकल पंडित, उनको समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन जिनको जरूरत थी उनको 1500 रुपए की कीमत बिल्कुल समझती थी। और उसका सबसे बड़ा सबूत अगर कोई होगा तो जो गान सम्राज्ञी जिसको बोला जाता है, आशा भोसले। लाड़की बहन पर आशा भोसले ने एक मत प्रदर्शन किया था। अभिजात भाषा करके मराठी को जो दर्जा दिया गया, उसका एक समारोह था जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए थे। और उसका जो समारोह था उसमें खास जो आमंत्रित निमंत्रित थे उसमें आशा भोसले का भी समावेश था। तो उस वक्त भाषण करते हुए भाषा पर आशा भोसले जरूर बोली, लेकिन उन्होंने सामने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बैठे तो एक बात छेड़ दी थी, वो थी लाड़की बहन। अब लाड़की बहन योजना और अभिजात मराठी, इसमें कोई कनेक्शन नहीं है, फिर भी आशा भोसले से रहा नहीं गया। उन्होंने लाड़की बहन योजना के जो 1500 रुपए है वो कितनी बड़ी बात है ये बता दिया था। जिसको जरूरत होती है, जो जरूरतमंद होता है, उसके लिए आप थोड़ी सी भी मदद करें तो वो उसके लिए बहुत बड़ी होती है। बाकी जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, वो जो पॉलिटिकल पंडित होते हैं, उनको समझ में नहीं आता, लेकिन जो जरूरतमंद है उसको बिल्कुल समझ में आता है कि 1500 रुपए की कीमत क्या है। और ये बाकी सब मजाक उड़ा रहे थे। उस वक्त जब पहले मंच मिल गया और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सामने बैठे तो उसका अभिनंदन आशा भोसले ने किया है, जिनकी कमाई करोड़ों में है। आज आशा भोसले करोड़ों में कमाती है। एक भी गाना उनका वो गाएगी तो उसका लाखों रुपए मांग सकती है। या आज तक जो गाने गाए उसमें से उनको लाखों रुपए की रॉयल्टी मिलती है। तो करोड़ों रुपए की कमाई आज करने वाली आशा भोसले जो है, उनको अपने पुराने दिन याद आ गए, जब गरीबी थी, खाने के लाले पड़ते थे। वो समय उनको याद आ गया, 50-60 साल पुराना। और उन्होंने बोल दिया ये 1500 रुपए अगर उस वक्त मुझे मिलते
जब मैं जरूरतमंद थी तो मेरी जिंदगी कुछ और हो जाती। आज करोड़ों रुपए कमाने के बाद भी जरूरतमंद होते हैं, उनके लिए जो मदद मिलती है वो कितनी बड़ी होती है, वो आशा भोसले ने बोली थी, क्योंकि वो कभी ना कभी जरूरतमंद थी। इसलिए 1500 रुपए अगर जरूरतमंद महिला को मिले, गरीब महिला को मिले, जिसको चूल्हा जलाना होता है, घर के जो सदस्य होते हैं उनको खाना खिलाना होता है, उसके लिए 1500 रुपए ये कितनी बड़ी रकम है, वो आशा भोसले ने कहा था, क्योंकि उनको 1500 रुपए की महत्ता समझ में आई थी। लेकिन बड़े बड़े लोगों को समझ में नहीं है। इसका कारण ये कि इस 1500 रुपए की जो योजना है गरीब महिलाओं के लिए, उसका मायने क्या होता है वो समझने की कोशिश आशा भोसले ने की थी। लेकिन जो खुद समझना ही नहीं चाहते, जो पॉलिटिकल पंडित है, एनालिस्ट है, वो ये समझना नहीं चाहते थे, बल्कि मजाक उड़ाना चाहते थे महायुति की सरकार, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, उनका मजाक उड़ाने चाहते थे। वो तो मेंटली वो साफ थे, उनको इस योजना की महत्ता समझनी ही नहीं थी। और अगर आप समझना नहीं चाहते तो सामने वाला कितना भी समझाए। देखो, एकनाथ शिंदे हो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हो, उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार हो, इन्होंने समझाने की कोशिश की, लेकिन क्या सामने वाले समझना चाहते थे? क्या सुप्रिया सुले समझना चाहती थी, जिनकी प्रॉपर्टी 100 करोड़ की है और अच्छे खासे परिवार में पैदा हो गई, उनको जब बच्ची थी तब से 1500 रुपए की कीमत क्या होती है उसका पता तक नहीं है। इन्होंने किताबों में गरीबी पढ़ी है, किताबों में गरीब महिला देखी है, किताबों में किसान महिला देखी है या किसान देखा है, लेकिन असली किसान इन्होंने देखा तक नहीं है। ये 7/12 जो बोलते हैं वो कागज पर के किसान है। शरद पवार हो, सुप्रिया सुळे हो, एक कागज वाले किसान है। ये कागज पर इनके पास सर्टिफिकेट है कि ये किसान है, इनके नाम पर जमीन है, खेती की जमीन है, लेकिन ये खेती नहीं करते। जो करता है अपना पसीना बहाता है, उसको पता चलता है कि खेती किसानी क्या होती है। तो इसलिए ये मजाक उड़ाते थे। उस जो जिस गरीबी से आशा भोसले एक समय निकली थी, तो आज करोड़ोंपति होने के बावजूद आशा भोसले समझ पाई कि इस 1500 रुपए की कीमत गरीब से गरीब महिला के लिए कितनी बड़ी है। लेकिन जो समझना ही नहीं चाहते थे, ऐसे जो पॉलिटिकल पंडित है, उनको आज तक पता नहीं चला है। हाँ, नतीजे आने के बाद ये लोग बोल रहे हैं ये चमत्कार हुआ है, महाराष्ट्र में चुनाव के, विधानसभा के जो नतीजे आ गए ये तो चमत्कार है। अब चमत्कार होगा तो कोई चमत्कार करने वाला बाबा या जादूगर लगता है। तो इसलिए इन्होंने लाडली बहन योजना जो महाराष्ट्र की है उसको जादुई चमत्कार बता दिया। लेकिन जादू तब होती है जब आपको समझ में नहीं आती। जो चीज आपको समझ में नहीं आती तब आप उसको चमत्कार या जादू बोल देते हो। तो ये जादू नहीं थी, ये सीधा साधा व्यवहार था। व्यवहार था। जो जरूरतमंद महिला है उसके बच्चे की स्कूल की फीस होती है, थोड़ा इधर उधर कुछ खर्चा होता है, मानो 1500 रुपए में 15 दिन की सब्जी भी घर में आ गई तो उसके लिए वो बहुत बड़ी सहूलियत होती है। और ये समझने के लिए आपको जरूरतमंद होना पड़ता है। तो जो करोड़ों जरूरतमंद थे उनको एकनाथ शिंदे या महायुति सरकार ने जो लाडली बहन योजना लाई उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आई थी। और अपने उस समय 50 साल पहले जब घर में गरीबी थी, तब अगर ऐसी योजना 1950 में अगर ऐसी योजना सरकार ने लाई होती तो मेरी जिंदगी अलग होती। ये जब आशा भोसले कह रही है तो कम से कम आशा भोसले को
समझने की कोशिश करनी चाहिए। आशा भोसले कोई पॉलिटिकल पंडित नहीं, सोशियोलॉजिस्ट नहीं है, इसका अभ्यास नहीं करती, लेकिन जिंदगी के अनुभव ने उनको बहुत कुछ सिखाया है। उनसे सीखना भी हम जैसे लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होती है। और इसलिए अभिजात मराठी का जो समारोह हुआ था, वहां जो आशा भोसले ने भाषण किया था, वो बहुत सारे पॉलिटिकल पंडित अगर समझने की कोशिश करते तो उनको आने वाले विधानसभा चुनाव में लाडली बहन ही ये योजना क्या चमत्कार करेगी, उसको उसका पता पहले से ही चल जाता। आज उसको चमत्कार मानने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन जो पंडित होता है, जो बुद्धिमान होता है, जो सर्वज्ञानी खुद को मानता है, उसका वहीं से सीखना बंद हो जाता है। जब आपको लगता है कि आप सर्वज्ञानी हो गए, आपको कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है, तब सामने वाला कितना भी समझाए, कितना भी सिखाए, आप सीख नहीं सकते। जो जो सबक है वो सबक सामने होता है, लेकिन आप समझ नहीं पाते, क्योंकि आपने तय किया है कि मैं तो सर्वज्ञानी हो गया, मुझे सीखने की जरूरत क्या है। और कौन है आशा भोसले, वो गाना गाए, हमको सिखाने की जरूरत नहीं, हमको समझाने की जरूरत नहीं, हम तो राजनीति के बड़े पंडित हैं, ज्ञानी है। तो ये अपने ज्ञानी होने का अहंकार संभालते रहे। और आम जनता जो थी, उसकी वो जरूरतमंद जनता थी, महिला थी, वो समझ गई थी कि भाई इस सरकार ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, चुनाव के पहले 5 महीने से हमें कुछ दिया है और ये देना चाहते हैं, और इसलिए यही सरकार आगे चलानी चाहिए। ये जब महिलाओं के दिमाग में आ गया, उन्होंने वोटिंग पैटर्न बदला। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि अगर आप समझने की कोशिश करो तो सब चीजें समझती है, कोई भी आपको समझा सकता है। एक गान सम्राज्ञी भी पॉलिटिकल और सोशल लेवल पर जो कुछ चल रहा है उसका मायने बताती है। अभिजात मराठी के समारोह में आशा भोसले सिर्फ सामने वालों को, यानी शिंदे हो, मोदी जी हो, उनको नहीं बोल रही थी, वो पूरे दुनिया के लिए बोल रही थी। अगर पॉलिटिकल पंडित आशा भोसले ऐसा क्यों बोल रही है, ये समझने की कोशिश करते तो उनको पहले से पता चलता कि बहुत जल्दी जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें लाडली बहन योजना बहुत बड़ा चमत्कार करेगी। लेकिन इनको समझना था ही नहीं, और इसका परिणाम हमारे सामने है। और आज वही लोग बोल रहे हैं अरे बहुत चमत्कार हो गया। ये बात नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है। बाला साहब ठाकरे कैसे हारेंगे, इस पर बहुत 30-35 साल पहले जो संपादक चर्चा करते थे, एडिटोरियल संपादकीय लेख लिखते थे, वो बाला साहब ठाकरे की नीति कैसे नहीं चलेगी, उनकी गुंडागर्दी वोटिंग कैसे तोड़ देगा, इस पर अग्रलेख लिखते थे, संपादकीय लिखते थे। लेकिन जब चुनाव के नतीजे सामने आते थे, तब यही लोग बोलते थे बाला साहब ठाकरे का करिश्मा काम कर गया। अरे अगर करिश्मा था और आज बोल रहे हो, तो चुनाव के पहले क्यों नहीं बोल रहे थे, चुनाव के पहले क्यों नहीं बोल रहे थे। और आज भी मैं बोल रहा हूं बहुत बड़ा चमत्कार नहीं हुआ है। मैंने तो हिंदी में एक वीडियो डाल दिया है कि महाराष्ट्र में बड़ा बदलाव नहीं आया है, क्योंकि बदलाव वोटिंग पैटर्न में नहीं आया। हाँ, वोटिंग बढ़ा है, लेकिन वोटिंग का शेयर हम देखें, अलग अलग पार्टियों को जो वोटिंग परसेंटेज मिला है वो देखे, तो हमें पता चलता है कि बड़ा बदलाव नहीं आया है। लेकिन जिनको कुछ समझना नहीं, समझते नहीं, और जो समझना ही नहीं चाहते, वो हमें समझाना चाहते कि भैया चमत्कार हो गया। अगर आशा भोसले समझ पाती है तो वो तो पॉलिटिकल जीनियस है नहीं। तो उनके पास जितना पॉलिटिकल दिमाग है, उतना भी अगर हमारे यहाँ के पॉलिटिकल पंडितों में और एनालिस्ट में दिमाग होता, तो वह पहले से बोल देते कि ये लाडली बहना योजना है, वो गेम चेंजर होगी और चमत्कार करेगी। लेकिन हुआ नहीं। जो आशा भोसले समय पर समझ पाई, वो हमारे
पॉलिटिकल पंडित नहीं समझ पाइए। इसका ये सबसे बड़ा सबूत है कि जो नतीजे हमारे सामने हैं। दोस्तों अभी यही रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।